आज पढ़ेंगे राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद गठन, नियुक्ति, योग्यता, शपथ, कार्यकाल, वेतन भत्ते, संरचना, उत्तरदायित्व। राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य, मध्य प्रदेश का वर्तमान मंत्रिमंडल। पॉइंट नंबर 1, भारतीय संविधान में केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है। यह व्यवस्था हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। मंत्रिपरिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली का वास्तविक कार्यकारी संस्था है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। गठन भारतीय संविधान में आर्टिकल 163 के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। 163 के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में सामान्यतः राज्यपाल के कुछ स्वविवेकाधीन अधिकार को छोड़कर शेष सभी कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। नियुक्ति 164(1) के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। 164(1) के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। सेकंड पॉइंट है, मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्री की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित की गई है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित की गई है। योग्यताएं अनुच्छेद 164(4) 164(4) के अनुसार मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्यों के लिए जरूरी है कि वे विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हों। 164(4) कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्यों के लिए जरूरी है कि वे विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हों। मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, परंतु उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, परंतु 6 माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता प्राप्त कराना आवश्यक है। शपथ अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती। 164(3) के तहत उल्लेख है कि तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रयोजन के अनुसार शपथ का तीसरी अनुसूची में भी शपथ का प्रावधान दिया गया है, तो वर्णित प्रयोजन के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, सभी मंत्रियों को 2 प्रकार की शपथ लेनी होती है। एक लेनी होती है पद की शपथ, दूसरी गोपनीयता की शपथ। एक पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ।
2 प्रकार की शपथ लेनी होती है मंत्री को। कार्यकाल क्या है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष तक, मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक वो मंत्री रह सकता है। या विधानसभा में बहुमत की समाप्ति पर त्यागपत्र देना। विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है तो पदवी, तुम्हारा मंत्री पदवी समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 356 लागू होने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगर आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो जाता है राज्य में तो स्वतः ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो 164(5) क्या कह रहा है? 164 आर्टिकल 164(5) राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित पॉइंट 1 सेकंड पॉइंट में है, यदि विधानसभा मंडल ने इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है, यदि विधानसभा मंडल ने इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है तो उनके वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में किए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे। मतलब अनुसूची दूसरी है वो वेतन भत्ते पर रही है, जो भी संवैधानिक पद पर बैठे उनके वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया अनुसूची 2 में, उसके तहत उनको वेतन भत्ते प्रदान किए जाएंगे, जो भी मंत्री है जो भी। तो यदि राज्य विधानमंडल ने इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है तो उनके वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में किए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे। संरचना देखिए, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री। इनमें पदक्रम वेतन तथा राजनीतिक महत्व के आधार पर अंतर होता है। संरचना देखिए, पहले हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे हैं राज्य मंत्री और तीसरे हैं उप मंत्री। अब देखिए कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं। कैबिनेट मंत्री ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। यह प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं जिनके द्वारा सरकार की नीतियों का संचालन किया जाता है, जिनके द्वारा सरकार की नीतियों का संचालन किया जाता है। सेकंड पॉइंट, यह कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री है तो कैबिनेट की बैठक में तो ऑब्वियसली ये भाग लेंगे, तो यह कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, इन्हें बड़े विभागों का दायित्व सौंपा जाता है। जब मेन कैबिनेट मंत्री तो बड़े विभाग का ही पद ग्रहण करेंगे, तो बड़े विभागों का दायित्व सौंपा जाता है, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग और खनिज विभाग। गृह विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, खनिज विभाग आदि। अब राज्य मंत्री देखिए, राज्य मंत्री यह द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते हैं। यह द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री है उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। आमंत्रित करने पर यह कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं। जब इन्हें निमंत्रण की मतलब इनको बुलाया जा रहा है तब ये कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं। आमंत्रित करने पर यह कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। उप मुख्यमंत्री देखिए, तीसरे हैं उप मंत्री। ये तृतीय श्रेणी के मंत्री होते हैं। ये कौन से? तृतीय श्रेणी के मंत्री होते हैं। कैबिनेट अथवा राज्य मंत्री को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री को और राज्य मंत्री को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। मतलब कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को मदद देने के लिए है, उनकी सहायता करने के लिए ये मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है।
तो यह कैबिनेट अथवा राज्य मंत्री को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते उप मंत्री। यह मंत्रिमंडल के अधिवेशनों में भाग नहीं लेते हैं। मंत्रिमंडल के अधिवेशनों में भाग नहीं लेते हैं, ये भाग नहीं लेते हैं अधिवेशन, मंत्रिमंडल के अधिवेशनों में भाग नहीं लेते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य देखिए। राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य, वास्तविक कार्यपालिका होने के कारण राज्य मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन में केंद्र के समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे हेतु वह निम्नलिखित कार्य करती है। वास्तविक कार्यपालिका होने के कारण राज्य मंत्रिपरिषद राज्यों के प्रशासन में केंद्र के समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तविक कार्यपालिका होने के कारण राज्य मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन में केंद्र समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य के प्रशासन में केंद्र के समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे हेतु निम्नलिखित कार्य करती है। राज्य मंत्रिपरिषद कार्य और शक्तियाँ: नीतियों का निर्णय, वैधानिक कार्य, वित्तीय शक्तियाँ और नियुक्ति संबंधित कार्य। नीतियों का निर्माण, पहले ही देखिए, नीतियों का निर्माण। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीतियों का निर्धारण करती है एवं उनकी समुचित क्रियान्वयन करने का कार्य भी करती है। नीतियों का निर्माण, समझे ना। राज्य मंत्रिपरिषद, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, वो राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीतियों का निर्धारण करती है एवं उनकी समुचित क्रियान्वयन करने का कार्य भी करती है। ये तो राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य होगा। वैधानिक कार्य, मंत्रिपरिषद यह निश्चित करती है कि विधानमंडल का अधिवेशन कब बुलाया जाए, वह कब विघटित किया जाए। मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है, वह यह निश्चित करती है कि विधानमंडल का अधिवेशन कब बुलाया जाए, वह कब विघटित किया जाए। ये मंत्रिपरिषद का कार्य है। जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो राज्य मंत्रिपरिषद ही राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करवाती है। आर्टिकल 213 के तहत राज्य विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद 213 जारी करवाती है। 213 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाला अभिभाषण राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया जाता है। विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाला अभिभाषण राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, सभी महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किए जाते हैं और मंत्रियों के माध्यम से विधानमंडल में पेश किया जाते हैं। वित्तीय कार्य देखिए, वित्तीय कार्य। राज्य मंत्रिपरिषद ही राज्य बजट को तैयार करती है। राज्य मंत्रिपरिषद ही राज्य बजट की तैयारी करती है या राज्य बजट को तैयार करती है, जो राज्य विधानमंडल में वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद ही राज्य बजट को तैयार करती है, जो राज्य विधानमंडल में वित्त वर्ष
राज्य विधानमंडल में वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद ही अपने विभागों के लिए बजट बनाती है। राज्य मंत्रिपरिषद ही अपने विभागों के लिए बजट बनाती है तथा प्रशासनिक अभिकरणों के वित्तीय मामले की समीक्षा भी करती है नेक्स्ट है, राज्य में धन के विनिमय का कार्य राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राज्य में धन विनिमय का कार्य राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राज्य में कर लगाना, किसी कर को घटाना या बढ़ाना मंत्रिपरिषद का ही कार्य है। नियुक्ति संबंधित कार्य, राज्य मंत्रिपरिषद समस्त उच्च संवैधानिक पदों जैसे राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा अन्य उच्च शासन अधिकारियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को परामर्श देती है। राज्य मंत्रिपरिषद, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, समस्त उच्च संवैधानिक पदों जैसे राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा अन्य उच्च शासन अधिकारियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को परामर्श देती है। कौन? राज्य मंत्रिपरिषद। अन्य कार्य, जनता की शिकायतों को सुनने तथा उनके समाधान के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्य जनता से संपर्क स्थापित करते हैं। जनता की शिकायतों को सुनने तथा उनके समाधान के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्य जनता से संपर्क स्थापित करते हैं। प्रशासन पर अंकुश लगाना, विभिन्न विभागों के मुखिया के रूप में अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। विभिन्न विभागों के मुखिया के रूप में अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। प्रशासन में कुशलता बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों के कार्य में समन्वय स्थापित करना एवं परस्पर मतभेद को सुलझाना। प्रशासन में कुशलता बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना एवं परस्पर मतभेद को सुलझाना। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। मंत्रिपरिषद के उपरोक्त कार्यों से स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद ही देश की शासन व्यवस्था को संभालती है। इतना ही नहीं बल्कि जिन न्यायिक कार्यों का संपादन राज्यपाल द्वारा किया जाता है वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही किए जाते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व। राज्य मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय है कि कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध हैं, चाहे वे कैबिनेट बैठक से अलग हों या प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह विधानमंडल के अंदर या बाहर कैबिनेट के निर्णय का समर्थन करें। सामूहिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय है कि कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध हैं, चाहे वे कैबिनेट बैठक से अलग हों या प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह विधानमंडल के अंदर या बाहर कैबिनेट के निर्णय का समर्थन करें। नेक्स्ट है आर्टिकल 164 के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से अपने कृत्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 164 के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप
से अपने कृत्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सभी मंत्री सहित विधान परिषद से अन्य आए मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना होता है। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सभी मंत्री सहित विधान परिषद से आए मंत्री को भी त्यागपत्र देना होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 164 के अनुसार प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 164 आर्टिकल 164 के अनुसार प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर किसी भी मंत्री को पद से बर्खास्त कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे राज्य महाधिवक्ता। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो विधिक मामले में सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो विधिक मामले में सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। संवैधानिक उपबंध आर्टिकल 165 में राज्य महाधिवक्ता नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राज्यपाल नियुक्ति करता है राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कार्यकाल है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक राज्य महाधिवक्ता का कार्यकाल। योग्यता क्या है महाधिवक्ता की? भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। कार्य और शक्तियां। यह राज्य को सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है जिनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट है राज्य सरकार को विधिक मामले पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा दिए गए हैं। राज्य सरकार को विधिक मामले पर सलाह देना राज्यपाल द्वारा दिए गए हैं। विधिक रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा दिए गए हों। विधिक रूप से ऐसे कर्तव्य का पालन करना जो राज्यपाल द्वारा दिए गए हों। संविधान या अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना। संविधान या अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना। राज्य सरकार से संबंधित मामले को लेकर उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पेश होना। राज्य सरकार से संबंधित मामले को लेकर उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पेश होना। अधिकार। अधिवक्ता को राज्य क्षेत्र के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। अधिवक्ता को राज्य क्षेत्र के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। आर्टिकल 177 के अनुसार महाधिवक्ता को विधानमंडल की किसी भी कार्रवाई में सम्मिलित होने या अपने विचार रखने का अधिकार प्राप्त है, किंतु मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 177 कह रहा है आर्टिकल के अनुसार
महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी कार्यवाही में सम्मिलित होने व अपने विचार रखने का अधिकार प्राप्त है, किंतु मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सीमाएं: किसी मामले में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी व्यक्ति को कोई सलाह नहीं दे सकता। सीमाएं: किसी मामले में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी व्यक्ति को कोई सलाह नहीं दे सकता। आपराधिक मामलों में बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। आपराधिक मामलों में बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। वह अन्य विषयों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जिन पर उसे राज्य सरकार की ओर से पेश होना है। उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का कोई नियमित नौकरशाही नहीं है। उसे आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार द्वारा बुलाया जाता है, अतः वह न्यायालय में अपनी निजी वकालत जारी रख सकता है। नोट है: संविधान में राज्य महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। पहले राज्यपाल हैं एम अधिकारी, श्री एम अधिकारी, 11 नवंबर 1956 से 31 मई 1966। 1 नवंबर 1956 से 31 मई 1966 तक। वर्तमान में श्री प्रशांत सिंह, 13 सितंबर 2021 से वर्तमान। महत्वपूर्ण तत्व हैं। मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता एम अधिकारी, श्री एम अधिकारी। सेकंड है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक रहने वाले महाधिवक्ता हैं एम अधिकारी। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक रहने वाले महाधिवक्ता हैं एम अधिकारी, 10 साल तक। तीसरा पॉइंट है, श्री एम माथुर, श्री एम बी तमस्कर और पुरुपेंद्र कौरव 2 बार मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रह चुके हैं। श्री एम माथुर, श्री एम पी तमस्कर और पुरुपेंद्र कौर 2 बार मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह हैं, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह हैं, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश महाधिवक्ता का कार्यालय जबलपुर में है, जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता क्रमशः इंदौर, भोपाल में कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश महाधिवक्ता का कार्यकाल जबलपुर में है, जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता क्रमशः इंदौर, भोपाल में करते हैं। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश के राज्य महाधिवक्ता थे, जो अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश के राज्य महाधिवक्ता थे, जो अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं। विवेक तन्खा राज्य महाधिवक्ता के साथ साथ वर्तमान राज्यसभा सदस्य भी हैं। विवेक तन्खा राज्य महाधिवक्ता के साथ साथ वर्तमान राज्यसभा सांसद भी हैं, राज्यसभा सदस्य भी हैं। ये खत्म हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्लास देखेंगे अगली वीडियो में।